ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। ओके, तो जो अपना मेन एजेंडा है ना हिना, इसमें अपन कवर करेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, ओके सर। और अपने को एकदम क्रेश कोर्स जैसा काम है कि तुमको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी पता चल जाए, और उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग में कैसी चीजें इंट्रोड्यूस हुई है और अपन को प्रोग्रामिंग में किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल यही ऑब्जेक्टिव है कि इसके बाद तुम्हें थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पता हो जाए। ओके सर। ओके, सो कंप्यूटर जो बना था ना, वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर ने बनाया था। हाँ, और तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है ये मेरे को पता यस सर। है ना? तो ये एक पर जने प्रोग्रामिंग में जितना भैया बता रहे थे तो 100 में से 100 मार्क्स की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन भाई, तो मतलब ये कंप्यूटर लॉजिक डिफरेंट है 12th के सिलेबस से तो। तो ये जो कंप्यूटर बना था ना, ये एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। यस सर, आई नो दैट। ओके, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और इन्होंने सोचा कि यार अपन कुछ ऐसी डिवाइस बनाए कि जो कैलकुलेशन कर पाए। तो यस सर। तो इन्होंने एक चीज डिजाइन करी जिसको इन्होंने कंप्यूटेशनल मॉडल का कुछ नाम दिया। लेकिन पंगा ये हुआ कि उस समय कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह की कुछ चीज अवेलेबल नहीं थी, तो ये चीज वो बना नहीं पाए, सिर्फ ये ऑन पेपर ही था, थ्योरेटिकल। यस सर। और ये इनके अंडर एक बंदी पीएचडी कर रही थी जिसका नाम था एडा। तो यस उस एडा को इन्होंने टास्क दिया कि तुम सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो, वो चीज के लिए जिसको मैं डिजाइन करूँ जिस कंप्यूटर को। ठीक है, तो एडा एक फर्स्ट एक्चुअल प्रोग्रामर थी, जो एक्चुअली एक लड़की थी। तो जो फर्स्ट प्रोग्रामर है कंप्यूटर हिस्ट्री में, वो एक्चुअली एक लड़की है ना, ये किसी को पता नहीं रहता। अब इन्होंने जब कंप्यूटर बना ना, तो कंप्यूटर इन लोगों ने सोचा, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। तो चार्ल्स बेबेज का जो लड़का था, वो चार्ल्स बेबेज की नोट्स को लेके गया गया एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसने बोला कि यार, ये मेरे पिताजी ने जो नोट्स पे काम करा है, मेरे को लगता है कि इन्होंने कुछ अच्छा करा होगा, तो इसको यूज करके आप स्टडी करके देखो कि क्या हो सकता है इससे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने उस नोट्स को स्टडी करा, और 1943 में एक डिवाइस बनाई जिसको अपन एक पहला कंप्यूटर कह सकते हैं या कैलकुलेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कंप्यूटर जब बना है, तो कंप्यूटर जिस चीज पे काम करता है उसको बोलते हैं बिट्स। ये होते हैं 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज। यस सर। मतलब कंप्यूटर में आप कुछ भी चीज स्टोर करोगे, वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। बाइनरी फॉर्मेट में वो कंप्यूटेशन करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में वो चीजें निकाल के देगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी अपन देखते हैं, तो आपको दिखता है टेक्स्ट, इमेजेस देखती है, आप कंप्यूटर में इमेजेस देख सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें कंप्यूटर में स्टोर कैसे हो सकती है 0 1 के फॉर्मेट में? एक वैलिड क्वेश्चन है ना, यस है सर। ना? तो देखो, नंबर जो है ना, 0 से लेकर 9 तक, ये तो डेसिमल में, बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है, मॉड्यूलस कर दो उसको 2 से, तो एक बाइनरी नंबर निकल जाता है। लेकिन अगर अपन किसी टेक्स्ट की बात करें, तो टेक्स्ट किससे बनता है? टेक्स्ट में या तो स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कुछ लेटर होंगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड कोई लेटर होंगे, 0 से 9 तक नंबर होंगे, या कोई डॉलर, स्टार, एट द रेट, इस तरह के कुछ सिंबल हो सकते हैं, है ना? है ना? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल आती है जिसका नाम है आस्की टेबल। दूसरी भी हो सकती है, लेकिन अपन आस्की की बात करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आस्की टेबल होती कैसी है। ओके, कॉपी पेन रख लो तो रख लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको 0 1 2 3? यस सर। ये डेसिमल नंबर है ना? तो इस ठीक है, इसको बाइनरी में 0 0 0 से रिप्रेजेंट करा है, 1 को 0 0 1 से, ए को एक नंबर दिया है 10 0 1 2 से। तो ये इस तरह का इन्हें रिप्रेजेंटेशन बनाया कि हर चीज को अपन किसी ना किसी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आज की टेबल कन्वर्टर है, आज की टेबल कैरेक्टर्स, एक मिनट जाते हैं नीचे। राहुल सर, हाँ, कोई अगर मेरे से पूछता ना कि टेक्स्ट बनता कैसे, तो मेरे को भी नहीं पता था तो अभी तो इमेज की बारी आएगी मेरे भाई, टेक्स्ट की बारी नहीं है। टेक्स्ट तो इजी है, इमेज कैसे बनती है वो बड़ी बात हो गई, आप तो भयंकर ही फंडामेंटल निकाल रहे हो, है ना? तो देखो, आज की, अरे यार, ये आज की टेबल की चीजें खुल नहीं रही ढंग से। आज की टेबल, आस्की का ना, आप एक काम करो, गूगल इमेज पे आस्की डाल दो, मिल जाएगा। आज की कोड्स डालता हूँ मैं, गूगल इमेज पे तो डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये आ रही है
ठीक है, ये कोई सी ये टर्मिनल भी खोल लेते हैं अपन, चलो खुल जा भाई। अब देखो ये क्या लिखा है इसने, स्मॉल ए, चलो ठीक है, ढंग से नहीं लिखी। कैरेक्टर दिखा रहा है ये तो। हाँ, ये सब स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्मेट में प्रिंट करा है, मतलब एग्जैक्ट जो अपने को आस्की टेबल जैसी चाहिए वैसी टेबल नहीं है ये। ये लग रही है मेरे को, बी को दिया, हाँ ये है आस्की टेबल, ठीक है। तो अब देखो आस्की टेबल में क्या होता है, थोड़ा जूम कर दो देख। हाँ हाँ ठीक है, रुक जा। अरे ये क्या है बे, अरे छोड़ो उसको, इतना इतना दिख रहा है समझने के लिए। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे हर लेटर को एक नंबर दे दिया जाता है, ऐसा समझो आप। जैसे ए है, मैं यहीं पे लिख दी क्या होता, तो जैसे कैपिटल ए है तो उसको नंबर दे दिया आपने 65 ना, स्मॉल ए है तो उसको नंबर दे दिया 97 सपोज। तो कैपिटल बी का लेटर क्या होगा, 66। हर चीज को क्या दे दिया, एक डेसिमल नंबर दे दिया है। अगर आप डॉलर लिख रहे हो तो डॉलर का भी एक डेसिमल नंबर होगा, सबका एक डेसिमल नंबर दे दिया, और हर डेसिमल को अपन काय में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में, बिट्स में। तो उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है और सिस्टम में स्टोर करता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब मान लो, अब अपन बात करते हैं इमेजेस की। तो क्वेश्चन ये है कि यार कोई इमेज है, तो इमेज को अपन कैसे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करेंगे और रिट्रीव करेंगे। तो इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कलर होते हैं, जिसका नाम बोलते हैं अपन नॉर्मली रेड, ग्रीन, ब्लू, इसको बोलते हैं आरजीबी। तो अगर मैं बोलूं रेड कलर की आरजीबी वैल्यू, अरे यार आरजीबी, तो जैसे ये कलर है 255, एक मिनट, आरजीबी 2 कलर, एक ऑनलाइन एडिटर होता है ना आरजीबी 2 हेक्स से, चलो यही कर लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे लिखा है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो ये कलर नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे, ठीक है अपन करते हैं 0 0 100। देखो ये कलर बना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कलर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0 0 100 है। अगर मैं यहाँ पे कोई कलर बनाऊं 100, आप इसको 255 और 00 कर दो तो रेड हो जाएगा। क्या 250, रेड को 255 कर दो, बाकी दोनों को 0 रख लेना, ठीक है, तो रेड बन जाएगा। करेक्ट। तो देखो ये रेड है ना। अब इसमें रेड में अपन थोड़ा सा ब्लू कलर अगर मिला दे, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना कि 2 कलर को मिला के ऑरेंज कलर बन गया या ग्रीन कलर बन गया, तो मान लो इसमें मैंने 100 या 50 वैल्यूज ब्लू की डाल दी, ग्रीन अभी कुछ भी नहीं है इस कलर में, तो एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग कलर बन गया है, इसमें रेड की वैल्यू 2 है और 255 और ब्लू की 50 है। तो कोई सा भी कलर फॉर्म करना है तो 3 कलर से फॉर्म हो जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आरजीबी। तो अब आपको कोई सी इमेज ड्रॉ करनी है तो इमेजेस में क्या रहते हैं, पिक्सल रहते हैं, ठीक है। वो हर पिक्सल बना रहता है आरजीबी वैल्यू से, ठीक है। तो मतलब सबकी वैल्यू होगी कुछ 2 0 1 2 3 ऐसी कुछ कुछ वैल्यू होगी। तो ये सारी वैल्यू ये बाइनरी फॉर्मेट में सिस्टम में स्टोर करता है। जब अपन इमेज लोड करते हैं तो हर पिक्सल की वैल्यू वो उस कलर के फॉर्मेट में लोड करता है। वो पर्टिकुलर कलर जब लोड हो जाते हैं तो एक आपको पिक्चर दिखने लग जाती है। तो एक पिक्चर कुछ नहीं रहती, एक इमेज कुछ नहीं रहती, पिक्सल्स रहती है। वो हर पिक्सल एक आरजीबी वैल्यू रहती है, ठीक है। तो अगर अपन ने सुना होगा एक हाई रिजोल्यूशन इमेज है ना। तो हाई रिजोल्यूशन इमेज का मतलब क्या है, उसके अंदर पिक्सल्स बहुत ज्यादा है। तो वो जब लोड होती होगी ना सिस्टम में, तो कभी कभी आपको लगता होगा कि थोड़ा टाइम ले रही है पिक्चर, क्योंकि ये हाई तो उसके पिक्सल्स ड्रॉ करने में सिस्टम को टाइम लगता है, क्योंकि सबको बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी को रीड करके एक कलर फॉर्म करो आरजीबी और फिर उसको डिस्प्ले करो। तो इस तरीके से ये जो होती है। सेम अगर अपन वीडियो की बात करें तो हर वीडियो में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स रहती है, हर उसकी ये आरजीबी वैल्यू रहती होगी। ऑडियो को रिप्रेजेंट करने का होता है, सिग्नल्स होते हैं, आईएलओ, साइनोसॉइडल वेव रहती है ना। ये तुमने पढ़ा होगा ना, फ्रीक्वेंसी, साइन, कॉस, थीटा, इस तरह के, है ना। तो इस तरह के सिग्नल्स को भी अपन हाई लो सिग्नल्स में डिवाइड करके अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे भी अपने को पता चल जाता है कि इस ऑडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी कम है, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पर्टिकुलर एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो सारी चीजों को अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी में स्टोर कर सकते हैं।
इससे ये समझ में आया आपने को? Yes, sir. ठीक है, तो अब इनिशियली जो चीज थी ना बाइनरी में स्टोर करने के लिए, वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मतलब क्या, बाइनरी मतलब क्या, 0 1। तो मतलब मान लो एक गिलास है तो उसमें पानी है या पानी नहीं है, तो ये 0 1 हो गया। पानी है तो मतलब 1, पानी नहीं है मतलब 0 वैल्यू है, समझ लो इसको। तो ऐसी पहले जैसा हम्म ट्रू और फॉल्स ट्रू जैसा। ट्रू फॉल्स, करेक्ट, ट्रू और फॉल्स जैसा है ना। तो पहले जो कंप्यूटर बने थे ना वो वैक्यूम ट्यूब से बने थे। तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था कि उसके अंदर गैस भर देते थे, तो गैस रहेगी मतलब चीजें वैल्यू है 1, गैस नहीं है मतलब 0। ठीक है, तो जब वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बना है तो उसमें क्या हो गया कि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बन गए कि एक कंप्यूटर मतलब एक 10 बाय 10 का कमरा हो गया। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बनने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं थे। तो ये बाइनरी नंबर को एक्चुअली में स्टोर कैसे करे जाए, उसको रिप्रेजेंट कैसे करे जाए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या होता है, डिवाइस में एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिस्टर। Yes, sir. तो ट्रांजिस्टर कैसे रहते हैं, देखो इस तरह की कोई डिवाइस रहती है, तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अब अगर तुमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, ये अपन इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये पी नोड, एन नोड, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड होते हैं। तो या तो करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा। फ्लो हो रहा है तो 1, नहीं हो रहा है तो 0 वैल्यू। तो तो अगर आपके कंप्यूटर में आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है 0 1 को, तो आपके पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर होना पड़ेंगे। तो अभी जो कंप्यूटर आते हैं ना उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे डिवाइस में, और ये बहुत छोटी डिवाइस होती है, तो आप इसको लगा भी सकते हो। तो इस तरीके से ये अपन 0 1 की वैल्यू बहुत सारी स्टोर कर सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर लेता है उसके अंदर इंटरनली एक ट्रांजिस्टर लेता है, जो ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट करता है 0 या 1 की वैल्यू। ठीक है, तो तो ये चीज अपने को समझ में आई कि कंप्यूटर में हर चीज बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होती है, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, या कुछ भी हो। तो जो चीज इंटरनल डिवाइस यूज करती है वो होती है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर में अपने को सबसे फर्स्ट चीज पता चल गई कि जो सबसे पहली चीज रहती है वो रहती है बाइनरी। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चीज को आप 0101 के फॉर्मेट में लिखो, तो ये बहुत डिफिकल्ट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए लिखना। और मैं बोलूं कि दो नंबर का एडिशन करो 0101 के फॉर्मेट में, मतलब प्लस का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो बीच में एक वैल्यू प्लस की आ जाएगी, और दो नंबर को बाइनरी में लिख के एक एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये इतनी पॉसिबल नहीं। लेकिन जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन की, उसको बोलते हैं अपन बाइनरी लैंग्वेज। सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आई, ताकि अपन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग थोड़ी इजीली समझ पाए। तो वो जो लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। Yes, sir. तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, दिखाता हूँ मैं असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है। अम्म, अरे इमेज नहीं है क्या इसमें। देखो असेंबली लैंग्वेज में इस तरह के स्टेटमेंट लेते हैं, मूव ax, op1। तो ax नाम की कुछ वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू अपने को op1 में डालना है। वेरिएबल क्या होता है वो अपन बाद में देखेंगे। कंपेयर करना है दो चीज को, cmp। जंप करना है, कहीं पे जाना है, तो इस तरह की चीजें करना हो, तो ये सब चीजें, तो ये असेंबली लैंग्वेज होती है। इस तरह की चीजें बोलते हैं निमोनिक। तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज थी, लेकिन ये लैंग्वेज भी थोड़ी टफ थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें कोड लिखने पड़ते थे सर। हाँ इसमें इस तरह के कोड लिखना पड़ते थे सब। ठीक है, AX BX इस तरह की। अब ये AX BX रजिस्टर होते हैं तो उसको अपने को भी डिस्कस नहीं करना, लेकिन इस तरह की कुछ दिखती थी लैंग्वेज। तो इसमें भी बहुत ज्यादा लंबा कोड अपने को लिखना पड़ता था। जैसे ये एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, if else का, ये जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा है, तो इसको अगर असेंबली में लिखने जाएंगे तो इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसको रीड करना भी इतना इजी नहीं है ना, मतलब जावास्क्रिप्ट ज्यादा इजी है। तो अब पंगा क्या हुआ, जैसे अगर तुमने कोई सा मोबाइल फोन यूज करा होगा या लैपटॉप, तो तुमने देखा होगा कि तुम क्या करते हो, उसमें कोई से भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो। तुम्हारे मोबाइल में मल्टीपल एप्लीकेशन वो चलती है, लेकिन तुम्हारे पीछे एक एप्लीकेशन रहती है जो सबको चलाती है, सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देती है। तो वो जो एप्लीकेशन रहती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने को सारी चीज को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म देता है आपको। तो आप उसमें कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, चला सकते हो। वो जानता है कि मॉनिटर पे कोई चीजें कैसे दिखाना है,
कोई कीबोर्ड, आप मोबाइल पे कुछ चीज टाइप कर रहे हो तो वो की वैल्यू क्या है, टच स्क्रीन कैसे चलेगी, तो सब सारे सिग्नल जाते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था वो लिखा गया था 1960 में, ठीक है, फर्स्ट ओएस। और ये जिस लैंग्वेज में लिखा गया था वो लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके पास एक सिस्टम था, सिस्टम मतलब मशीन कहते थे अपन, एक मशीन थी। कंप्यूटर में क्या क्या चीजें रहती है, एक इनपुट डिवाइस रहती है, एक आउटपुट डिवाइस रहती है, और एक मेन सेंट्रल यूनिट रहती है कोई सी, सीपीयू। हाँ उसको अपन सीपीयू कह सकते हैं, जो सारा प्रोसेसिंग का काम करती है, ठीक है। तो इसने एक पर्टिकुलर मशीन के लिए जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल यूनिट थी उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा। फिर बाद में क्या हुआ, एक और सेकंड मशीन आई, मशीन 2, उसमें भी सारी चीजें थी लेकिन उनके थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन इंटरनल चेंज हो गए थे। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, जैसे अगर तुम कोई सिस्टम खरीदते हो तो उसमें बोलते हो कि i5 प्रोसेसर है या P4 है ना, इस तरह की टर्मिनोलॉजी। तो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर चेंज हो जाते हैं, रजिस्टर सेट चेंज हो जाते हैं, और बीट्स कोई 32 बिट का है, कोई 64 बिट का है, तो थोड़ी इंटरनल उसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो इसने जब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा तो जब उसको दूसरी मशीन पे इंस्टॉल करने की कोशिश की तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ। तो इंस्टॉल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि जितनी नई नई मशीन आएगी उन सबके लिए इसको नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो था कि जो आपकी असेंबली लैंग्वेज में जो भी चीज लिखी थी वो मशीन डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिस बंदे ने लिखा था उसका नाम था केन थॉमसन, उसने लिखा था, और उसने देखा कि यार ये साला मैंने जो चीज लिखी है तो मशीन डिपेंडेंट हो गई है, तो अब उसको कुछ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना था जो मशीन इंडिपेंडेंट हो। तो उसके लिए सबसे पहले उसने देखा कि मार्केट में कोई सी लैंग्वेज अवेलेबल है क्या, तो तब एक लैंग्वेज अवेलेबल थी जिसका नाम था बीसीपीएल। तो उसने बीसीपीएल लैंग्वेज यूज करी, उससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, और फिर उसको ट्राई करा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन इंडिपेंडेंट है क्या। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना वो भी मशीन इंडिपेंडेंट नहीं बना, मतलब आपको हर मशीन के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना पड़ेगा। तो फिर केन थॉमसन ने डिसाइड करा कि अपन एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखेंगे। तो एक लेबोरेटरी थी, मतलब ये जो जहाँ पे रिसर्च करते थे उस लेबोरेटरी का नाम था बेल लेबोरेटरी, बेल लैब। तो यहाँ पे एक बंदा था केन थॉमसन, और एक बंदा था डेनिस, इसका फ्रेंड था वो, इसका नाम था डेनिस रिच्चे। तो इन दोनों ने बीसीपीएल लैंग्वेज को यूज करा और लैंग्वेज लिखना चालू करी। तो केन थॉमसन ने जो लैंग्वेज बनी उसका नाम था बी, वो जो डेनिस रिच्चे ने इस लैंग्वेज से जो लैंग्वेज बनी बी का बेस लेके, उस लैंग्वेज का नाम उसने रख दिया सी। फिर बी लैंग्वेज को यूज करके केन थॉमसन ने वापस क्या लिखा, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा ना। सी लैंग्वेज को लिख के डेनिस रिच्चे ने भी ओएस लिखा। जो केन थॉमसन का ऑपरेटिंग सिस्टम था ना वो मशीन डिपेंडेंट था अभी भी, मतलब वो एक मशीन पे लगाएगा फिर दूसरी मशीन पे लगाएगा तो नहीं चलेगा वो। लेकिन जो डेनिस रिच्चे ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा ना वो मशीन इंडिपेंडेंट था। तब तब क्वेश्चन ये आता है कि डेनिस रिच्चे ने ऐसा क्या कर दिया था सी लैंग्वेज लिखते समय कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन इंडिपेंडेंट बन गया। तो डेनिस रिच्चे ने फर्स्ट टाइम एक चीज इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम है डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है सबसे पहले, तो देखो कंप्यूटर में अपन क्या करते हैं, हर चीज स्टोर करते हैं, चाहे इमेज स्टोर करे, चाहे नंबर या टेक्स्ट, जो भी है कुछ भी चीज स्टोर करते हैं, तो वो जो भी चीज अपन स्टोर कर रहे हैं उसको डेटा कहते हैं। तो ऐसी ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एनीथिंग व्हिच कैन बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। कोई भी चीज जो रिकॉर्ड हो सकती है उसको अपन क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, है ना। तो अब उसने डेनिस रिच्चे ने आइडेंटिफाई करा यार डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है नंबर, है ना, और नंबर में भी दो तीन टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटीजर टाइप का, एक हो सकता है फ्लोट टाइप का जिसमें पॉइंट हो, है ना। आपके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रिंग में भी अगर सिंगल डिजिट की हो, ये एक्चुअली एक कैरेक्टर होगा, है ना। मल्टीपल डिजिट होगी तो स्ट्रिंग ही होगी, है ना, ये स्ट्रिंग ही होगी। तो इस तरीके से उसने डेटा टाइप आइडेंटिफाई करे, इंट, फ्लोट, और इंट से बड़ा अगर बड़ा इंट हो तो उसको उसने नाम दे दिया, इंट की थोड़ी साइज जो बड़ी वैल्यू तो उसको बोल दिया लॉन्ग,
फ्लोट है तो फ्लोट भी बहुत ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसमें बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो उसको बोल दिया डेसिमल। तो इस तरह के उसने कुछ कन्वेंशन दे दी अपने हिसाब से कि नॉर्मल नंबर को इंट बोलूंगा, बड़ा नंबर होगा तो लॉन्ग बोलूंगा, इंट से अगर बहुत ही छोटा नंबर होगा तो उसको मैं शॉर्ट बोल दूंगा, होगा इंट टाइप की लेकिन वो होगा शॉर्ट। तो इस तरीके से उसने रिप्रेजेंटेशन बनाई डाटा टाइप किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, कैरेक्टर के लिए, सब चीजों के लिए। अब तो इसमें क्या फायदा हुआ उसको कि जब आपका जो भी ऑपरेटिंग जो भी प्रोसेसर लेता है ना, उसमें क्या रहता है, हर चीज के रजिस्टर्स रहते हैं, है ना, इंटरनल, और उसके अंदर कुछ मेमोरी रहती होगी एक, रजिस्टर्स में मेमोरी होती है ना, मतलब रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी एक बड़ा वर्ड है तो मेमोरी को स्टोर करते हैं। नहीं, रजिस्टर में भी अपन चीजें स्टोर कर सकते हो, एक मेमोरी में एक और चीज होती है उसमें कैशिंग लेयर होती है, उसको अपन फोकस नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं L1 कैशे, L2 कैशे, है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके की चीजें होती है। रजिस्टर तो क्या होता है, डायरेक्ट लेते हैं कि इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर होगी, तो वो फास्ट प्रोसेसिंग के लिए आपको कुछ रजिस्टर दिए जाते हैं जिसमें डायरेक्टली आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और बाकी वैल्यू को आप कैशे में मूव कर देते हो, ऐसा कुछ करते हैं ये। तो वो कैशे वैशे क्या होती है वो अभी अपन छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि मान लो मेरे को इंटीजर को स्टोर करना है, तो मेरे को पता है 2 बाइट लग रही है इसको, तो इसको इसने रिप्रेजेंट कर दिया है कि 2 बाइट मतलब 16 बिट। इंटीजर को स्टोर करने के लिए इसने बोला कि यार आपको लगेगी 2 बाइट, यस सर, 1 बाइट में होते हैं 8 बिट, तो इसको मतलब Yes, हो गया 16 बिट्स, बिट्स। है ना। तो ये इसने डायरेक्टली चीजें आइडेंटिफाई कर ली इससे। शॉर्ट है तो शॉर्ट का अपन एज्यूम कर लेते हैं कि शॉर्ट को लगता है 1 बाइट, हो सकता है इससे ज्यादा भी लगेगी उसको, तो अपन अभी मान रहे हैं 1 बाइट, इसको बोलेंगे अपन 8 बिट्स। यस सर, लॉन्ग को अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इसको लगेगी 4 बाइट्स, ओके सर, मतलब 32 बिट्स। तो मतलब उसको ये चीज कंप्यूट नहीं करनी पड़ी कि किसको कितनी चीज लग रही है, वो उसको पहले से पता है। तो जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ना अलग अलग, तो उसने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा रहेगा वो ये इंट फ्लोट इस तरह के वेरिएबल को स्टोर करेगा, उसको अंदर मशीन में कौन से रजिस्टर है वो कितने बिट का है उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये खुद इसका लॉजिक आइडेंटिफाई करेगा कि अगर ये इंटर टाइप का वेरिएबल है तो इसको किस तरह के रजिस्टर में स्टोर करे, किस तरह की मेमोरी में स्टोर करे। तो उससे डायरेक्टली जो सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर के अंदर जो डिवाइसेस है उससे डायरेक्टली इसको बाइंड नहीं करा, उसको बीच में एक लेयर डाल दी सी लैंग्वेज में लिख के, जिसमें डेटा टाइप थे और उसके थ्रू इन चीजों को लिखा। तो सी लैंग्वेज में जब डेटा टाइप आया ना, तो जो पहला जो लैंग्वेज जो इससे जो चीज बन के आई, तो वो जो लैंग्वेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो मशीन इंडिपेंडेंट था। तो सी जो लैंग्वेज है ना, सी को बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये डेटा टाइप समझ में आ गया, इन शॉर्ट लॉन्ग फ्लोट। यस सर, ठीक यस, ठीक है। अभी जो तो आप जो रूबी की लैंग्वेज पढ़ रहे हो ना, तो उसमें आप डायरेक्टली ऐसा लिखते हो a इक्वल्स टू 12, मानो b इक्वल्स टू 10, और डायरेक्टली लिख देते हो a प्लस b, इनको एडिशन करना है। तो इसमें a इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कोई डेटा टाइप नहीं है। तो इसको बोलते हैं टाइपलेस लैंग्वेज, इसमें कोई टाइप अपन दे नहीं रहे, टाइप ये रन टाइम पे आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन जो सी थी उसमें ऐसा नहीं लिख सकते, उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा इंट a, यस सर, यस सर, इंट b, तो उसमें आपको ऐसा डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो सी वाली ऐसी लैंग्वेज थी जिसमें अपन डेटा टाइप देते हैं, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट लैंग्वेज बनी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, exe फाइल, और उसको अपन रन करते हैं। जैसे कोई सा आपने सॉफ्टवेयर या कोई सी ऐप डाउनलोड करी होगी, उसको डबल क्लिक करा तो वो इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। यस सर, उसको कहीं रन तो करना नहीं पड़ता आपको किसी चीज में, जैसे अपन रूबी का प्रोग्राम रन करे तो ऐसी कुछ लगता तो नहीं बीच में आपको चीज, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाती है ना, एग्जीक्यूट हो जाती है, इंस्टॉल हो जाती है। तो अगर कोई लैंग्वेज कोई प्रोग्राम विंडोज में लिखा हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, यस सर, है ना, तो अगर अपन ने उसकी एग्जीक्यूटेबल बनाई है यस सर, और एक लगा है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी एग्जीक्यूटेबल को अगर अपन exe को अगर लाइनेक्स में रन करने जाएंगे तो लाइनेक्स में रन नहीं होगी, तो हाँ इस, सर, है ना, नहीं होती ना। तो ऑपरेट, नहीं होगी, है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो सी के साथ क्या पंगा आ गया कि सी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज तो है लेकिन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गई है। मतलब अगर आप विंडोज में कोई प्रोग्राम बना रहे हो सी का और उसको रन करके एग्जीक्यूटेबल बनाई, तो वो प्रोग्राम लाइनेक्स में नहीं चलेगा, यस सर, यस, है ना। लाइनेक्स में आपको उसको वापस कंपाइल करके रन करना पड़ेगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई बाद में, इसका नाम है जावा, जिसको अपन बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ये क्या करती है, जो जो भी आपने कोड लिखा है उससे कोड जनरेट करती है जिसको बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड मतलब 0 1 के फॉर्मेट का कोड, जो अपन बात करें ना बाइट बाइट,
और इस बाइट कोड को रन करने के लिए कोई इन्वायरमेंट लगता है इसको, जिसको बोलते हैं जेवीएम। तो ये जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग आता है, लाइनक्स का अलग, विंडोज का अलग, और उसको लेके फिर ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है आपका। तो जावा एक आगे चल के एक और लैंग्वेज है, इसको अपन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी सारी लैंग्वेज की जर्नी हुई कि इस तरीके से लैंग्वेजेस आई। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो थी बाइनरी, फिर असेंबली आई, उसके बाद ये जो भी लैंग्वेज अपन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज, जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है, चाहे वो जावा हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, ये सारी सर थर्ड। डाउट है, हाँ, क्या डाउट है? जेवीएम जेवीएम मतलब हर सिस्टम में प्री इंस्टॉल होता होगा फिर तो? नहीं, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, पर सर मैं तो मतलब ऐसे कभी देखा नहीं कि हम इंस्टॉल करें, तो ये क्या इंस्टॉल करके देते हैं ये फिर? आप कह रहे हैं कि हर चीज के लिए फिर हर अलग होगा ये? सुनो, अपन ये जो बाइट कोड है इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? इसको जेवीएम। इसको मतलब अपन कोई प्रोग्रामर ही एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं रहती, जैसे जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है डबल क्लिक करा इंस्टॉल हो गया, ऐसा काम नहीं रहता इसमें। तो आपको अगर आप कोई ऐसा पैकेज डालोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो वो कुछ नेसेसरी पैकेजेस उसमें डाल के देता है। यस सर। है ना? तो अगर उसके अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज है जिसमें जावा की चीजें लग रही डिपेंडेंसी, तो उसको जब आप इंस्टॉल करने जाओगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो उसकी जेवीएम भी इंस्टॉल हो जाएगा उसमें। ठीक है, ऐसे ही मेक पे इंस्टॉल करने जाओगे तो उसका जेवीएम इंस्टॉल हो जाएगा। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर उन पे कोई डिपेंडेंसी लगती है किसी चीज की, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस एक बार वो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये चीज अपने आप चलेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा है ना? तो ये अब इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, तो देखो अब तीन तरह की लैंग्वेज होगी। एक होगी अपनी लो लेवल, मतलब जो एकदम ही अपन को समझ में नहीं आती, 0101 के फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, है ना? एक हो गई मिड लेवल लैंग्वेज, इसको असेंबली। हाँ इसको असेंबली के दो अपन। यस। और एक हो गई हाई लेवल लैंग्वेज। यस सर, सी, जावा, पाइथन, हाँ हाँ, रूबी। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, है ना? ये हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसमें जो अपन चीज लिखते हैं उसको बीच में कोई कन्वर्ट करता है, फिर बाइनरी में कन्वर्ट होके फिर वो एग्जीक्यूट होती है। तो अपना मतलब एकदम सिस्टम लेवल पे अपन नहीं लिख रहे, बहुत ऊपर वाले लेवल पे लिख रहे हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा समझ लो। फिर इसके बाद एक और लैंग्वेज आई है अभी, वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, उसमें लिस्प करके हो गई है, या दो तीन लैंग्वेज है। तो इसमें क्या है, मशीन लर्निंग वाली चीजें आ गई, एआई वगैरह। हाँ, तो अभी अपन जो काम कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज पे करेंगे, जिसमें रूबी होगी आपकी या जावा होगी, जो भी है। रूबी हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, पाइथन हो गई, ये सारी लैंग्वेज अपनी हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब जब अपन कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो आपने एक प्रोग्राम लिखना चालू करा, तो अब आपका प्रोग्राम बहुत सारे काम कर सकता है। तो जरूरी नहीं आप आपका प्रोग्राम सिंगल फाइल में लिखो, है ना? हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती है ना? मल्टीपल फाइल्स होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है और आपने उसको अरेंज करने के लिए 10 फाइल में डिवाइड कर दिया, तो पहले कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होगी, है ना? और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा प्रोग्राम का? तो जो पहली लैंग्वेज थी ना, वो थी फंक्शनल लैंग्वेज। तो ये जो सी लैंग्वेज है ना, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, इनने बोला कि एक फंक्शन बना देंगे अपन मेन नाम का, ऐसा मेन लिख दो, उसकी कुछ बॉडी बना दो और इसके अंदर जो भी लिखो, उसका जो भी आपको लिखना है आप कुछ भी कोड लिखो कहीं पे भी। मान लो यहाँ पे एबीसी लिख दिया, और एबीसी कुछ करता होगा, एक्स वाई जेड कुछ लिख दिया, तो उसका ऑर्डर कहीं पे भी हो सकता है पूरी फाइल में, कहीं पे भी, है ना? मेन का भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, सबसे पहले आपकी पूरी फाइल में क्या दिखेगा, मेन वाला फंक्शन कहाँ पे है ना? उसके अंदर जो भी लाइन लिखी उसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। तो उसमें अगर कभी ये एबीसी या एक्स वाई जेड को ऐसा लिखा नहीं गया हो, अगर किसी फंक्शन को कॉल करना है तो ऐसा लिखो एबीसी, तो ये ऑटोमेटिकली एबीसी के अंदर जो भी चीज लिखी होगी यहाँ पे स्टेटमेंट, उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। तो जो मेन एंट्री पॉइंट है वो फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये लैंग्वेज तो अच्छी है, इससे अपना काम भी हो जाता है, लेकिन इसको आप समझ नहीं सकते हो इतनी इजीली। आपको मतलब समझ भी सकते हैं, लेकिन रिलेट नहीं कर सकते हो रियल लाइफ से कि यार रियल वर्ल्ड से मैं कैसे रिलेट करूं इस चीज को। तो वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी इस लैंग्वेज के साथ। तो एक आगे चल के एक जने ने कंसेप्ट लाया कि यार इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको मैं रियल वर्ल्ड से, या रियल वर्ल्ड मतलब अपने आसपास की चीजों से रिलेट कर पाऊं। तो तो एक कंसेप्ट एक जने ने दिया, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ, तो अब ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला वर्ड आता है एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ड आता है
क्लास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप रियल लाइफ में देख सकते हो, है ना, जिसको रियल लाइफ में देख सकते हो उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चाहे वो कोई भी चीज हो जिसको आप देख पा रहे हो या जिसको आप समझ पा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, कार, ठीक है, Yes, sir. या फिर एक स्टूडेंट है, Yes, sir. एक स्टूडेंट है। तो ये सारी चीजें जो जो आप रियल लाइफ में देख पा रहे हो वो ऑब्जेक्ट है ना। अब मान लो तुम्हारे पास एक कार है, या जय के पास एक बाइक है, वो इसके पास वाले इसके दोस्तों के पास भी बाइक है। तो Yes, लेकिन sir. जय को पता रहता है कि मेरी बाइक कौन सी है, इसके दोस्तों की बाइक कौन सी है ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। और अगर इसकी बाइक का कलर वलर भी अपन चेंज कर दे तो भी उसको आइडेंटिफाई करने का कोई ना कोई तरीका होगा। Yes, sir. सिमिलरली अगर एक कोई कॉलेज है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट को भी आइडेंटिफाई करने का कोई ना कोई तरीका होगा कि कौन सा स्टूडेंट क्या है। तो इनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, चाहे कलर हो या कुछ भी हो, जिससे अपन उसको Yes. यूनिकली I can आइडेंटिफाई कर पाए। तो Yes. ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है रियल लाइफ की कि जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और एक कैरेक्टरिस्टिक उसमें ऐसा होता है जिससे अपन उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। Yes, sir. ठीक है। अब अपन आते हैं एक चीज कि मानो किसी ने इंट्रोड्यूस करा प्लेन, समझो एरोप्लेन, सपोज। Yes, sir. तो अब एरोप्लेन एकदम तो पिक्चर में आया नहीं होगा, मतलब Yes. पहले किसी ने कुछ चीज इन्वेंट करी होगी कि मैं ऐसी कोई चीज बनाना चाहता हूँ जो हवा में उड़े, और Yes, sir. उसने सोचा होगा, उसके बाद एरोप्लेन आया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा ना। एकदम अपने आप तो Yes. आ नहीं गया होगा। मतलब हाँ. जैसे कभी मोबाइल बना, तो मोबाइल पहले जब तक बना नहीं था तब तक अपने को पता नहीं था कि मोबाइल क्या Yes, sir. है ना। तो किसी चीज को बनाने के लिए लोगों क्या करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, Yes, sir. और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो सारी चीजें। वो उन सब चीजों के बाद उसकी जो चीजें बनती है उसकी, ये सब चीजें कर रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, उसकी प्लान तैयार कर रहे हैं, मतलब उसकी ब्लूप्रिंट, Yes, sir. है ना। इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अगर आप सिंपल वर्ड बोलो, किसी चीज की ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, उस चीज से एग्जीक्यूट करके एक चीज अपन ने बना के दी, तो जो चीज बन के Yes. आती है, जो एक्चुअली में बन गई है, उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। Yes. और जिस प्लान वान जिस तरीके से इसको बनाया गया, उस चीज को अपन बोलेंगे क्लास, Oh. है ना। तो अब इसको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ तुमको। मान लो आप फोटोग्राफर के पास गए, ठीक है। Yes, sir. फोटोग्राफर को बोला कि यार मेरे 100 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, ठीक Yes. है। तो वो आपकी कितनी बार क्लिक करेगा आपकी फोटो, ये बताओ मेरे को आप। एक बार लेकिन आपको फोटो कितनी चाहिए, 100. 100 चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक फोटो ऐसा बनाएगा वो, जिसको ब्लूप्रिंट बोलता है, वो उससे 100 फोटो बना देगा। Yes, sir. तो वो तो उसने आपका फोटो क्लिक करा और आप रियल लाइफ हो, तो मतलब एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका एक ब्लूप्रिंट निकाला। वो जो सारे फोटो रहेंगे वो सेम रहेंगे, Yes, sir. है ना, सारे के सारे फोटो सेम रहेंगे। तो जो क्लास की जो डेफिनेशन होती है ना, वो क्या होती है, ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, Yes. है ना। मतलब किसी चीज का प्लान जिससे इस तरह की सारी चीजें मैं बना पाऊं, तो उसको बोलते हैं क्लास। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टाटा की नैनो कार है, तो उसने नैनो कार का एक मॉडल बनाया होगा, उसकी एक असेंबली वाली मशीन होगी जहां से सारी की सारी कारें निकल के आ रही है, जो टाटा की नैनो कार अपन कहते हैं। तो Yes, sir. जब वो कार निकल के आ गई बाहर, तो उसको अपन कार बोलेंगे। लेकिन जो उसको बना के दे रही है, वो उसका एक मॉडल है, वो उसको अपन बोलेंगे क्लास, जो ब्लूप्रिंट है Yes. उसका, जिसके थ्रू ये सारी कारें आ रही है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में ही आपको, आगे सर. है ना। क्लास मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी चीज की प्लानिंग करी जिससे अपन वो चीज बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट मतलब इस, फाइनल रिजल्ट. हाँ, फाइनल रिजल्ट। और ऑब्जेक्ट को अपन बोलते हैं ऐसी चीज को अपन जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसको जो रियल लाइफ एंटिटी हो, जिसको अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब रियल लाइफ में क्या होता है कि मानो एक स्टूडेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, या फिर एक और चीज लेता हूँ अपन। रियल लाइफ में भी तो बहुत सारी चीजें होती है। मान लो एक क्लास है, पर्सन, या एक चीज है पर्सन और एक चीज है स्टूडेंट, एक है डॉक्टर, एक ले लेता हूँ मैं एग्जांपल। कहीं पे भी डाउट आए तो पूछ लेना मुझसे ना।
यस सर। बाइक कार। मेरे को ऐसा बताओ कि मैं अगर आपको बोलूं कि कोई मेरे को एग्जांपल दो रियल लाइफ में किसी बंदे को पकड़ के जो स्टूडेंट हो, तो आप बता पाओगे क्या स्टूडेंट हाँ, है ना? स्टूडेंट। मतलब वो हाँ, स्टूडेंट होना चाहिए। तो आपको पता है क्या, जो किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहा हो, या कोई यस, कहीं से रिमोट कोर्स भी कर रहा हो, तो वो स्टूडेंट कहलाता है ना? यस सर। मैं बोलूंगा डॉक्टर बताओ आप, तो आपको पता रहेगा कि डॉक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, किसी क्लिनिक में काम कर रहा हो, कोई डेंटल वाला हो, तो डॉक्टर आप बता सकते हो। ठीक है, इसी में बोलूंगा कि बाइक बताओ, तो आप बाइक मेरे को बता सकती हो, कार बता सकती हो, है ना? होती है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि मेरे को कोई ऐसी चीज बताओ जो पर्सन हो, जो सिर्फ पर्सन हो, ना वो स्टूडेंट हो, ना डॉक्टर हो, ना कुछ हो, तो ऐसा कुछ आप बता सकती हो क्या मेरे को? पर्सन। सिर्फ पर्सन हो, ना वो स्टूडेंट हो, ना डॉक्टर हो, ना फार्मर हो, ना इंजीनियर हो, ना मजदूर हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ पर्सन हो, तो ऐसी कोई चीज हो सकती है क्या? ये तो सारे ह्यूमंस पे लागू होगी। सारे ह्यूमंस पे लॉगी होगी, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जो सिर्फ पर्सन हो। पर्सन, पर्सन तो सभी होंगे। हाँ। ऐसे कोई पर्टिकुलर तो किसी का हम कह नहीं सकते, उसके लिए उसकी नाम होना चाहिए या कुछ और आइडेंटिटी। तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब सभी लोग स्टूडेंट भी पर्सन है, डॉक्टर भी है। सिमिलरली स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ कि एक कोई ऐसी चीज जो सिर्फ व्हीकल हो, ना वो बाइक हो, ना कार हो, ना टैक्सी हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ व्हीकल हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, उसको पर्टिकुलर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बाइक है, कार है, हम्म ट्रक, करेक्ट। साइकिल। हाँ, ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये कंसेप्चुअल है। अपन ने देखा कि यार बाइक, कार, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका ले लिया अपन ने, जो इसमें इस तरह के एट्रीब्यूट हो, तो उसको अपन ने बोला कि ये व्हीकल है। यस। लेकिन सिर्फ व्हीकल नहीं होगा, वो या तो बाइक होगा या कार होगा, है ना? तो इस तरह की चीजें जो सिर्फ कंसेप्ट हो, जो एक्चुअल में यूनिकली खुद एग्जिस्ट नहीं करती, यस। लेकिन वो उससे रिलेट होती है, वो सारी चीजें, मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स है जिसमें, तो इस तरह की चीजों को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बोलते हैं ना? तो इसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक अपने को रूबी में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस तरह की कोई क्लास या इस तरह का कोई मॉडल जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। मतलब आप अपन अगर चाहो कि मैं इस तरह की कोई चीज बनाऊं, ऐसा कोई व्हीकल नाम की चीज बनाऊं जिससे सारे व्हीकल व्हीकल निकले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक कार का मॉडल होगा, एक बाइक का मॉडल होगा, जो कार निकाल के देगा या बाइक निकाल के देगा, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो सिर्फ व्हीकल निकाल के देगी, है ना? क्योंकि व्हीकल एक कंसेप्ट है। तो ये इस तरह की चीज को अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिमिलरली पर्सन भी एक कंसेप्ट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज जो अपने को रियल लाइफ में दिख रही है, आप बोलूंगा स्टूडेंट है तो वो है, तो इस तरह की चीज को अपन बोलते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट बोलते हैं ना, कॉन्क्रीट क्लास कह दो इसको या जो भी कह दो। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर अपन बोलेंगे कि कोई चीज कॉन्क्रीट है क्या, तो वो चीज जो रियल लाइफ में आप बता दो पॉइंट करके कि ये भाई यही चीज है, बाइक, इसको बाइक कहते हैं, खत्म। तो उस तरह की चीज को अपन कॉन्क्रीट बोलेंगे। लेकिन जो कंसेप्ट है उसको अपन बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, है ना? तो अब एक चीज और अपन बताते हैं कि मान लो मेरा एक कॉलेज है, उसमें मेरे को स्टूडेंट के एडमिशन करवाना है। यस। तो नॉर्मली कॉलेज वाले क्या करते हैं कि स्टूडेंट का फॉर्म भरवाते होंगे उससे, जब इनिशियल एडमिशन लेता है, तो और यस। तो उसमें उसका नाम रहता होगा, एज रहती होगी, यस। है ना, पेरेंट्स का नाम रहता होगा, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट रहते होंगे उसमें, है ना? यस। लेकिन स्टूडेंट के पास बहुत सारी अदर रिलेशनशिप भी रहती है, मतलब उसके ब्रदर्स होंगे, यस सर। सिस्टर्स होगी, उसके मामा होंगे, अंकल होंगे, वो सारी ऐसी चीजें होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को भी कोई भरवाता है क्या कॉलेज वाला? नहीं। लेकिन फिर भी वो ये सारे एट्रीब्यूट जो स्टूडेंट में रहते हैं वो नहीं रहते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आके जो बंदा रहता है उसको स्टूडेंट कहता है वो कॉलेज वाला, कि है ना? तो वो क्या करता है, उसके कॉलेज में एडमिशन लेते समय उसको जितनी चीजें रिक्वायर्ड है सिर्फ वो उतनी चीजें भरवाता है, उसको बाकी उसकी सारी डिटेल से मतलब नहीं है। तो जो चीजें उसको रिक्वायर्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसेंशियल। जो चीजें उसके लिए इसेंशियल है वो चीजें वो रखता है, और इग्नोर करता है रेस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना? तो ये चीज अपन ने देखी है रियल लाइफ में कि ऐसा होता है कि भले स्टूडेंट कह रहा है, लेकिन हो सकता है दो डिफरेंट कॉलेज हो, तो किसी में ब्रदर सिस्टर की इन्फॉर्मेशन भी भरवा रहा है, किसी में कोई ब्लड ग्रुप भरवा रहा है, किसी में नहीं भरवा रहा है। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट रखवा सकते हैं, है ना? तो ये इनके उनके खुद के हिसाब से डिपेंड करता है।
तो इस तरह की जो डेफिनेशन है कि इसेंशियल इंफॉर्मेशन रखना और बाकी चीजों को इग्नोर करना, या फिर Yes. तो इसको बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक फीचर होता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्शन, है ना, कि शोइंग इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स। अपने को जो जरूरत है वो अपन रखेंगे, बाकी चीजों को हटा देंगे। हाइडिंग मतलब रखना ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल दे दूं, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, मेरे को उसको बताना है कि यार एरोप्लेन क्या होता है, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी कि मैं उसको जब हवा में कोई एरोप्लेन उड़े तभी मैं उसको बताऊं एरोप्लेन क्या होता है, या फिर मैं उसको एयरपोर्ट पे लेके जाऊं, वहां पे प्लेन खड़ा हुआ दिखाऊं। मैं क्या कर सकता हूँ, बाजार में जाके एक खिलौना भी खरीद के ला सकता हूँ जो एरोप्लेन टाइप का दिखता हो, Yes, sir. है ना, उसको बता सकता हूँ कि ये एरोप्लेन है ना। जैसे आपको पता है कि अर्थ क्या होती है, लेकिन आपने कभी अर्थ को बाहर से जाके देखा क्या, सूर्य पे जाके या मंगल, लेकिन आपको पता है कि अर्थ गोल होती है, ऐसी रहती है, तो वो आपकी दिमाग में वो पिक्चर कैसी, या तो आपने कोई वीडियो देखा होगा या ग्लोब का एक मॉडल देखा होगा, है ना। Yes, sir. लेकिन वो जो भी चीज आपने देखी थी वो एक्चुअली में अर्थ थी क्या, नहीं थी। नहीं. लेकिन आपको उससे समझ में आ गया कि अर्थ क्या होता Yes. है ना। तो वो क्या था, एक एब्स्ट्रैक्शन था अर्थ का, तो आपके लिए सफिशिएंट था ये समझने के लिए कि अर्थ क्या होती Yes, sir. है ना। लेकिन आप जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में वो सर्कल घूमेगा, तो वो उसको यही बोलेगा कि ये अर्थ है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये अर्थ का कोई मॉडल है, वो अर्थ ही बोलेगा उसको, है ना। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो किसी भी चीज को अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, मानो स्टूडेंट नाम का कोई चीज अपन ने बनाई, तो उसके अंदर जो भी अपन चीज इन्फॉर्मेशन रखेंगे वो अपनी लिए एसेंशियल अपन रख सकते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे कि ये एक एब्स्ट्रैक्शन करा अपन ने, जो भी अपने को एसेंशियल थी वो चीज रखी, बाकी चीज अपन ने रखी नहीं। तो ये एक तरीका है प्रोग्रामिंग का, तो उसके कंसेप्ट को अपन क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, है ना। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से क्लास बनाते हैं, क्लास लिखी, स्टूडेंट लिखी, और यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट देना है अपने को, तो यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट टाइप का आएगा, उसमें लिख दिया इसका भैया इसका एज होगा, इसका नेम होगा, Yes, sir. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन रख देंगे। तो अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी स्टूडेंट में, लेकिन अपने को जो जरूरत पड़ी अपन ने वो रखी। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऊप्स का एक कंसेप्ट लग गया, उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्स्ट्रैक्शन, Yes, sir. है ना, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है, जैसे उसका नाम, एक का नाम है इनहेरिटेंस, Yes, sir. ठीक है। अब चलो इनहेरिटेंस बताते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का फीचर ऐसे आया कि मान लो कोई पेरेंट्स है और उसके कोई बच्चे हैं, तो जो बच्चे होते हैं उसके अंदर पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आती है, चाहे उनके कलर आ जाए, चाहे उनको बोलने का तरीका आ जाए, मतलब कुछ ना कुछ चीजें उसके पेरेंट्स में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा Yes, sir. रियल लाइफ में, ऐसा 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 होता है रियल लाइफ में। तो उस तरह की चीज, उस तरह की चीजों को बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस। तो सेम चीज, अगर आपको कोई चीज बनानी है, एक बनी अपने क्लास पर्सन, ठीक है, पर्सन के अंदर आपने कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स रखे, तो कुछ फंक्शनलिटी रखी, तो अगर वो क्लास बनी मैंने स्टूडेंट और उसमें ऐसा कुछ लिखा पर्सन, Yes, sir. इसको मान लो अभी कि ये इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस करते कैसे प्रोग्रामेटिकली, वो एक अलग चीज है। तो अब ये जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखे ना पर्सन के, वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, स्टूडेंट में भी आ जाएंगे। तो उसने क्या करा, यहाँ की चीज जो पर्सन में लिखी थी वो कॉपी करके स्टूडेंट वाली क्लास में भी डाल दिया है। तो इस तरह की फीचर को इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना। इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं अपन, इनहेरिट, Inheritance. है ना, ठीक है। ऐसे ही एक फीचर होता है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। Yes. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने किसी को बोला कि मैंने किसी को बोला कि तेरे को फोटो फोटो खींचना है, तो मैंने बोला कि 10 फोटो खींच मेरे, तो वो क्या करेगा, मेरे 10 फोटो खींचेगा, है ना। मैंने उसको बोला कि मेरे 100 फोटो खींच, तो मेरे 100 फोटो खींचेगा। तो अब सब चीजें सेम है, उसको फोटो खींचना है, बस मैंने उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज उसको बता दी कि 10 खींचना है कि 100 खींचना है, ठीक है। Yes, sir. तो उसकी फोटो खींचने वाली चीज जो चीज है वो कॉमन है, लेकिन 10 और 100 के बेसिस पे वो बता देगा कि मुझको 10 खींचना है कि 100 करना है। तो मतलब सेम नाम की चीज है, मगर वो किसी एक पर्टिकुलर अपन एक्स्ट्रा वर्ड लगा दे उसमें 10 या 100, तो वो मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब उसके मीनिंग चेंज हो जाता हो। तो सेम चीज है लेकिन उसके फॉर्म में नहीं है, पोली मतलब मेनी फॉर्म्स। तो उस तरह की चीज को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी को बोला भाई एडिशन कर, ठीक है,
और मैंने उसको बोला 10,2। सेम मैंने उसको बोला एडिशन कर 10,2,5। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम 10 और 2 का एडिशन करके दे देगा मेरे को 12। अब मैंने तीन चीज पास करी तो 10, 2 और 5 को भी प्लस करके दे देगा मेरे को कितना, 17। तो आप कितनी भी चीज उसको दे दो वो एडिशन कर देगा। तो अपन जो उसको ऑपरेशन करने का बोले वो हमेशा क्या बोले, एडिशन, है ना। लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पे वो डिसाइड कर लेगा कि मेरे को कब तक ऐड करना है, पहले 2 नंबर को ऐड करना है कि 3 को कि 4 को 5 को, वो सब वो खुद डिसाइड कर सकता है ना। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब अपन प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे कि क्या है ये चीज, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, तो ये मेन चीजें यही है। इसके अलावा क्या रहता है, एक चीज और रहती है कि मान लो जैसे जय है, तो जय की मान लो अभी एज है 25 सपोज, ठीक है। तो तुम अगर चाहो कि यार मैं इसके दिमाग में जाके इसकी एज 26 कर दूं, वो ये कल से अपने आप को 26 कहने लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो एक्सेसिबल नहीं रहती है किसी ऑब्जेक्ट की बाहर। आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप उससे पूछोगे कि भाई तेरी एज क्या है, वो बताएगा 25। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम जय किसी से मिल रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी एज पता चल जाएगी क्या? नहीं पता चलेगी। तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो दिखती है, जैसे उसका कलर बता देगा कोई, उसकी आंखें बता देगा, उसकी हाइट बता देगा एक एज्यूम करके, लेकिन उसके सारे एट्रीब्यूट नहीं बता पाएगा वो। अगर कोई बोलेगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो बिना उसको देख के उसका ब्लड ग्रुप नहीं बता सकता, उसके लिए उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो रियल लाइफ में जो कुछ चीजें रहती है ना, वो दिखती है और कुछ चीजें नहीं दिखती है। तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है डेटा हाइडिंग का। तो आपके कुछ एट्रीब्यूट दिखते हैं, किसी को कुछ नहीं दिखते, तो जो चीज एक्सेसिबल है उसको अपन बोलते हैं पब्लिक, ठीक है, जो किसी को भी एक्सेसिबल है। और जो चीज किसी को एक्सेसिबल नहीं है, जैसे उसको जय को खुद को पता है कि जय को पता है कि मेरी एज कितनी है, जो एक्सेस नहीं कर, मतलब किसी को वो कोई उससे पूछेगा तो बता देगा, तो उस तरह की चीज को बोलते हैं अपन प्राइवेट, है ना। तो इस तरह की चीजें। और कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आपके पेरेंट्स को भी पता हो सकती है, बस पेरेंट्स को पता होगी, आपको पता होगी, बाकी किसी को नहीं है, तो उस तरह की चीजों को बोलेंगे प्रोटेक्टेड। हाँ, तो इस तरह के रियल लाइफ के जो कंसेप्ट है, इसको बना के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बनाया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सारी लैंग्वेजेस है। उसमें एक लैंग्वेज आती है C++, एक आती है जावा, ऐसी पाइथन, और अपन जो पढ़ रहे हैं वो है रूबी, ठीक है। तो रूबी लैंग्वेज भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होगी, तो वो अपन क्या नहीं होगी वो अपन बाद में देखेंगे। मतलब एक आधी चीज ऐसी होगी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रियल लाइफ में हो सकती है, लेकिन रूबी में नहीं होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट अपने को क्लियर हुआ। अब अपन एक चीज और बताता हूँ। अभी अपन कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो उस प्रोग्राम में दो चीजों की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब आपके प्रोग्राम में आप इनपुट कहाँ से ले रहे हो, और आउटपुट डिवाइस मतलब आप आउटपुट कहाँ पे दे रहे हो, है ना। तो आपकी आउटपुट डिवाइस हो सकता है आपका मॉनिटर हो, कंप्यूटर की स्क्रीन। इनपुट डिवाइस आपकी हो सकती है कि आपका कीबोर्ड हो, माउस, हाँ, माउस हो सकती है। ऐसे ही आप आउटपुट जरूरी थोड़ी कि आप मॉनिटर पे ही दो, आप हो सकता है प्रिंटर पे दे दो, प्रिंट आउट निकल के आ जाए, है ना। हो सक हो, हो सकता है कि आप सिर्फ किसी फाइल में सेव कर दो चीजें कंप्यूटर में, जैसे आपने किसी अपना रिज्यूम बनाया, आपने फाइल में सेव कर दिया, जरूरी थोड़ी आप उसको स्क्रीन पे देख के किसी को, आप किसी को फाइल सेंड कर दो, है ना। ऐसे ही इनपुट भी आप किसी फाइल से ले सकते हो, या फिर इंटरनेट के थ्रू आपके पास इनपुट आ रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं नेटवर्क के थ्रू अपन इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। आप नेटवर्क के थ्रू, है ना, आउटपुट दे सकते हो नेटवर्क के थ्रू। तो इस तरह की चीजें होती है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। तो जैसे आपने रूबी पढ़ी होगी, तो रूबी का अपन एक काम करते हैं, एक बेसिक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं। अरे चलो ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस, तो मैंने ऐसा लिखा पुटेस, कंट्रोल प्लस प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं अपन। लिखा है यहाँ पे पुटेस, यहाँ लिखा हेलो। ये क्या करेगा, स्क्रीन पे एक इनपुट प्रिंट कर देगा हेलो, ऐसा समझो इसको, है ना। Yes. ऐसे इनपुट लेने का कुछ तरीका होगा। तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है तो आप बस ये एक चीज देखो कि इनपुट कैसे लेते हैं अपन और आउटपुट कैसे देते हैं, है ना। तो आउटपुट देने का तरीका जैसे पुटेस है, तो इसी इनपुट लेने का तरीका होगा रूबी में कुछ गेटेस, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो अभी अपन इस बेसिक प्रोग्राम को लेके तुम चीज बना सकते हो। अब तुमको एक चीज और बता देता हूँ मैं बीच में, यहाँ तक अपन नहीं गए तो नेटवर्क से रिलेटेड। अब जैसे आपको जय से बात करनी है तो आपको पता है जय को भी हिंदी आती है, आपको भी हिंदी आती है, तो आप हिंदी में बात कर सकते हो, है ना। Yes. Yes. Sir. लेकिन अगर आपको कोई ऐसे बंदे से बात करना है जो चाइना में रहता है, जिसको चाइनीज आती है, उसको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, और आपको क्या आती है, आपको हिंदी आती है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे उसके थ्रू? Say, hmm, बीच में किसी कम्युनिकेटर की हेल्प से। है ना, कोई ट्रांसलेटर लगेगा जो चाइना को हिंदी में कन्वर्ट करके देगा, और जो आपकी हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करके देगा, है ना। Yes. है ना, ऐसा कुछ चीज रहती है। तो ऐसे ही क्या होता है, तो अपनी मशीन रहती है, जो अपने कंप्यूटर रहते हैं, Yes. Sir. इसको डिफरेंट कंपनीज बनाती है। IBM बना रहा है, ठीक है, एप्पल बना रहा है, हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, Yes. Sir. बहुत सारी कंपनी हो सकती है, अपने उनसे इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो कंपनियां बना रही है चीजों को, ये एक दूसरे को शेयर करके तो बना नहीं रही होगी कि क्या क्या इनने अंदर रखा होगा, कंप्यूटर के रजिस्टर क्या है, सब इनके अलग अलग होंगे फीचर, है ना। Yes. सेम होंगे तो फिर बंदे एक ही जगह से खरीद लेंगे, ये अलग अलग कंपनियों की जरूरत ही क्या पड़ेगी। Yes. तो जब दो कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, Yes. Sir. तो अपने को पता है कि कंप्यूटर 1 के पास भी एक इनपुट डिवाइस होगी, Yes. Sir. एक आउटपुट डिवाइस होगी। सेम कंप्यूटर 2 के पास भी ये चीज होगी, है ना। Yes. Sir. लेकिन ये जरूरी है क्या जो कंप्यूटर 2 जो आउटपुट दे रहा है वो कंप्यूटर 1 को समझ में आए? ये चीज जरूरी है क्या? हो सकता है ना दोनों कंप्यूटर की चीजें समझने की या पढ़ने का तरीका अलग अलग हो, Yes. Sir. है ना। है ना, हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि ये लोग तो बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं और ये इनका तो कुछ अलग ही फॉर्मेट रहता है, उसको कुछ इनक्रिप्ट भी करते हो, ये इंटरनली कुछ भी कर सकते हैं ये। तो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर 1 जो लिखता हो या जो उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो वो कंप्यूटर 2 को बताओ, है ना। Yes. तो दो कंप्यूटर को जब आपस में कम्युनिकेट करा रहे तो अपन जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते तो अपन किसका यूज करते हैं, पेन ड्राइव से कर सकते हैं, है ना। Yes. ऐसे ही एक चीज होती है लेन केबल, आप केबल लगा दो और केबल के थ्रू ट्रांसफर कर दो, ठीक है। Yes. Sir. तो जब कंप्यूटर इनिशियली बने थे ना तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि कंप्यूटर तो आपस में बन गए लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कि मैंने Yes. एक जने को बोला कि जैसे अभी अपन ये गूगल मीट पे वीडियो कॉल ले रहे हैं या जो भी है गूगल पे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है, आप जो बोल रहे हो मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरा कंप्यूटर मेक है, आपका लाइनेक्स हो सकता है, लेकिन आपस में फिर भी ये मस्त चल रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes. Sir. तो इस चीज को करने के लिए कि बीच में ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करे, तो इसके लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कंसेप्ट हुआ था इंट्रोड्यूस 1973 में। इसको बोलते हैं अपन, एक मॉडल था जिसका नाम था TCP IP मॉडल, है ना। Yes. TCP का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल, Protocol. हाँ बढ़िया, है ना। ऐसी IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो Internet protocol. हाँ, तो अभी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है कि जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो ना तो उसकी मल्टीपल लेयर होती है। एक होती है कि डेटा लेने के तरीका, कि बस डेटा आ गया फिर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, फिर एक प्रेजेंटेशन लेयर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो वो कंप्यूटर समझ पाए। Yes. Sir. तो ये जब दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो बीच में एक लेयर रहती है जिसका नाम होता है TCP IP लेयर, उस पर डेटा आता है और वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अगली वाली एप्लीकेशन को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक TCP लेयर के जो टॉप लेयर होती है वो होती है एक एप्लीकेशन लेयर। Yes. Sir.
एप्लीकेशन लेयर मतलब आप कौन सी एप्लीकेशन पे चला रहे हो चीजें, वो कौन सी लैंग्वेज समझती है। तो ये एप्लीकेशन लेयर के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स, है ना। तो एक प्रोटोकॉल होता है HTTP ना, एक TCP नाम का भी होता होगा, या उसको अपन बाद में देखते हैं, या FTP नाम का भी होता होगा। सॉरी, TCP तो है ही सही, FTP। अब HTTP क्या है, जैसे मैं टेक्स्ट ट्रांसफर। हाँ हाँ हाइपरटेक्स्ट। अब जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे लिखा कोई कीवर्ड लिखा, सपोज मैंने सर्च करा रूबी, तो ये पहली जो लिंक है ना, इसको मैंने क्लिक करा तो ऊपर देखना टॉप पे क्या लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन बना हुआ है ना, अरे यार ये सिक्योर्ड साइट है इस कारण ऐसा लिखा हुआ आ गया। यूआरएल पे क्लिक कर दो, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। काय में? अरे गूगल पे क्लिक करो बस, जो google.com है ना उस पर क्लिक करो। इस पे हाँ हाँ हाँ, देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, HTTPS है ना। तो ये एक HTTPS नाम का भी प्रोटोकॉल है ना। तो ये जो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं ना, तो अब इसकी एक प्रेजेंटेशन लेयर है HTTPS। तो ये एक TCP/IP मॉडल होगा इंटरनली, मतलब जो डेटा इनके आसपास आया होगा तो एक TCP/IP के थ्रू आया होगा। TCP/IP का एक डायग्राम दिखा देता हूँ भले ही मैं आपको। ठीक है, इसकी इमेज ओपन करते हैं ना, ओपन इमेज। अरे यार उस पर राइट क्लिक करके भी आप ओपन इमेज कर सकते हो। राइट क्लिक ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या मैं बस टच पैड से कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो देखो सेंडिंग होस्ट मतलब आपका एक मशीन है जो सेंड कर रही है डेटा, एक रिसीव कर रही है। तो ये आपकी एप्लीकेशन लेयर मतलब वो जो HTTP दिख रहा था ना, वहां से आपने कुछ चीज करी, वो एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करी उससे अपने को मतलब नहीं। अभी समझो इस तरीके से नीचे डेटा जाएगा, फिर एक इंटरनेट लेयर होगी, फिर एक डेटा लिंक लेयर होगी, फिर एक फिजिकल कुछ लेयर होगी, और फिर ये डेटा यहाँ से नेटवर्क के थ्रू या तो इंटरनेट के थ्रू या किसके भी थ्रू उधर जाएगा। फिर वहां पे किस पे आएगा, उसकी फिजिकल लेयर पे जाएगा, जैसे यहाँ पे फिजिकल थी ना, फिर उसकी डेटा लेयर पे आएगा, उसको डेटा फॉर्म करेगा, फिर इंटरनेट लेयर पे आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, फिर कहाँ पे पहुंचेगा आपकी एप्लीकेशन लेयर पे। तो डेटा इस तरीके से जाता है और इस तरीके से आता है। तो अब ये बीच की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये जो लेयर है ना, ये डेटा को उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके आपको दिखा देती है। तो हो सकता है बीच में इंटरनेट में डेटा किसी अलग फॉर्मेट में चल रहा हो, उसकी मशीन पे जब दिख रहा हो तो बीच में कन्वर्ट हुआ होगा और अलग फॉर्मेट में दिख रहा हो उसको। तो दोनों को देखने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों को एक कॉमन फॉर्मेट देना हो तो उसके लिए ये TCP/IP मॉडल यूज होता है। ठीक है, तो अब TCP/IP की बहुत सारी मॉडल्स होते हैं, एक HTTP हो गया, HTTP हो गया, ऐसे FTP हो गया। तो अब जैसे आपने लिखा यहाँ पे HTTPS, तो ये गूगल पे क्या होगा, जहाँ पे भी क्या होगा, तो वहां पे तो 50 चीजें चल सकती है ना इस प्रोटोकॉल की। तो ये प्रोटोकॉल अगर हिट हुआ तो वो कौन सी एप्लीकेशन पे वहां पे जाके उसको जो चल रही है उसको पता चलेगा कि इस एप्लीकेशन पे जाके इसको हिट करना है। तो वो इंटरनली एक चीज का यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पोर्ट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट्स, कि मतलब आपकी एप्लीकेशन इस पोर्ट्स पे चलेगी। अब पोर्ट्स क्या होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे एक बार, जब अपन नेटवर्क लेयर पे आएंगे या जब कोई सी रेस्ट API वगैरह लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो HTTP का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है 80, और HTTPS का जो पोर्ट होता है वो होता है 443, है ना। ऐसे डिफरेंट और पोर्ट्स होते हैं। तो आपने बस HTTP लिखा तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा HTTP:80 की इसको पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट पहुंचाओ वहां पे सर्वर की, उसका मतलब ही 80 है। HTTP का मतलब ही 80 है, ऐसे HTTPS का मतलब ही 443 है ना। तो जो भी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो TCP/IP के थ्रू करते हैं, और उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल होते होंगे एप्लीकेशन लेयर पे। एक HTTP है, HTTPS है, FTP है, ऐसे बहुत सारे टेलनेट है। तो इनका यूज करके ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक का बेसिक कंसेप्ट अपने को समझ में आया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का, कि नेटवर्क क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, फंक्शनल थोड़ी बहुत चीजें क्या है, और बाइनरी बिट सब। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट सब, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता है, हो सकता है अभी बीच में और चीजें भी आएगी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हल्का सा अपने को आइडिया हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जो जिसपे अपन मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चला सकते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी ये एज्यूम कर लो। ठीक है, तो अब आपको जो प्रोग्रामिंग सीखना है ना रूबी में, तो आप कुछ मत करो, आप क्या करो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का यूज करो। बाय डिफॉल्ट अभी आप इनपुट कैसे ले रहे थे, कीबोर्ड से, और
आउटपुट कहाँ पे दे रहे थे, मॉनिटर पे। तो आप क्या करो, पहले कीबोर्ड से इनपुट लो, मतलब इनपुट लेके उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करो। तो उसके बाद फाइल को रीड करो, फिर मॉनिटर पे डिस्प्ले करो। फिर क्या करो, आप किसी नेटवर्क पे जाके, नेटवर्क इन द सेंस किसी HTTP रिक्वेस्ट, HTTP URL को रीड करने की कोशिश करो और उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले करो, भले उसका पहला कैरेक्टर रीड करके डिस्प्ले करो। तो जय आपको बता देगा एक किसी साइट जो जेसन तरह का रिस्पॉन्स देती है। तो अब जब आप ये जब करने जाओगे ना, तो आपको सिर्फ इसके सिंटेक्स याद करना है कि डेटा लेते कैसे हैं, किसी HTTP से डेटा कैसे लेंगे, किसी फाइल से कैसे डेटा लेंगे, किसी कीबोर्ड से कैसे लेंगे, तो उसको मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले करेंगे, सिर्फ ये करना है अपने को। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ अभी HTTP कॉल के लिए फिर मेरे को ना एक आउटसाइड एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ जाएगी, तो मैं सोच रहा था अभी उतना एडवांस ना जाए। तो नेट HTTP गेट यूज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, मतलब इसको सिर्फ बताना है कि गेट ऐसे करते हैं और बाकी तो मॉनिटर उसको लेके एक वेरिएबल में लेके वो प्ले करके डिस्प्ले करो, खत्म। आपने को उसका रीड करके कुछ नहीं करना, आपने को लेना है डेटा और डिस्प्ले करना है, खत्म, है ना। तो इससे इतना समझ में आ जाएगा अपने को कि डेटा लेते कैसे और डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो फिर उसके बाद वो डेटा को मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के बाद अपन फाइल में राइट करने का देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में फिर थोड़े बहुत फंक्शन और क्लासेस को इंट्रोड्यूस करेंगे जाए इसके बाद। ठीक है सर, एक बार ना आप ये भी पूछ लो इसने अभी तक क्या क्या कर लिया, क्योंकि 8 दिन से कर रही है। तो क्या क्या कर लिया बताओ मेरे को आप। तो अभी भैया ने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनवाए थे, जैसे ये स्टार्स वगैरह बनाना, जैसे पिरामिड, एल्स का यूज लिया सर, वाइल का यूज। ठीक है, हाँ सर, पिरामिड्स में छोटे छोटे मॉडल्स, बड़े बड़े अभी नहीं सीखे मैंने, छोटे ठीक छोटे है, सीखे हैं। ठीक है, ठीक है। एल्स, वाइल लूप और फैक्टोरियल का भी अभी सीख लिया सर। और जो बिगनर्स वाले छोटे छोटे प्रोग्राम इंटरनेट से किए थे, जैसे सिलेक्ट फंक्शन क्या होता है, ईच फंक्शन क्या होता है, अच्छा। और अप केस, डाउन केस, कैपिटलाइज्ड, और हैच का भी सीख लिया सर। ऐसी छोटी छोटी चीजें सीखी। तो वो चीजों में कोई दिक्कत नहीं सर, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि एकदम से सारी चीजें याद नहीं हुई। जब मैं रन कर रही हूँ तो बन रही है, हाँ पर हाँ, ऐसा नहीं कि तो याद है और नहीं नहीं नहीं, तो उसको याद नहीं करना है। एक काम करो, उसके नोट्स बना लो एक फाइल में कि ये सही तो मैंने कर लिया, आज मैंने यही किया। ठीक है, फिर अपन को उसको याद नहीं करना है, अपन प्रोग्राम ही इतने सारे बनाएंगे कि जब इतने सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो बनाते बनाते अपने को याद हो जाएगा। अपन याद नहीं करेंगे, अपन हर चीज की कोई बंदा 10 प्रोग्राम बनाता है तो अपन 100 प्रोग्राम बनाएंगे, तो 100 प्रोग्राम बनाने जाएंगे तो वो याद हो जाएगी चीजें। हाँ सर, यही मैंने ये बेसिक चीजें कर ली, जैसे एरे में कैरेक्टर्स कैसे हैं, रिप्लेस टेक्स्ट और पॉप और पुश के फंक्शन, ऐसी चीजें कर ली सर। ठीक है, तो अभी ठीक है, ये चीज कर ली, तो एक बार और ये चीजें करके तुम्हारे डाउट्स बनाओ कि तुम्हें डाउट्स काय काय में आ रहे हैं, कौन सी चीज तुम्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है। तो उन डाउट्स पे फिर अपन एक सेशन रखेंगे। ये सेशन था अपना कि तुम्हें बेसिक कंप्यूटर का पूरा नॉलेज हो जाए, जिसमें बीट्स बाइट्स क्या होता है, कैसे ये TCP IP क्या होता है, मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें तुम रिलेट कर पाओ जो तुम आगे पढ़ पाओ, तो है ना। ऊप्स क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थोड़ी बहुत चीजें तुम्हें रिलेट करने के लिए हम ये था एक स्मॉल सेशन, ताकि कोई चीज तुम्हें नहीं आई तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अच्छा इसको ऐसा कुछ होता होगा ये इंटरनली। इसके बाद अब तुम क्या करो, तुम्हारे जो भी डाउट्स है वो तुम प्रिपेयर कर लो, फिर सिर्फ रूबी पे अपने को सेशन लेना होगा तो वो अपन एक अलग से सेशन कर लेंगे भले, है ना। और कुछ क्या जाए इसके अलावा, इसमें कुछ कवर करना तू चाहता है कि अपन करे, क्योंकि अपन ने सिर्फ मैंने बेसिक का ही सोचा था अभी। तो मुझे नहीं लग रहा था, बट मुझे ये जरूर लग रहा था कि स्टेप कैसे होने चाहिए। तो जैसे ये इनपुट आउट वाला स्टेप अपन ऑलरेडी फॉलो कर चुके थे। ठीक है, तो मैंने फाइल वाला छोड़ दिया था, HTTP वाला भी छोड़ दिया था। तो मैं फाइल वाला ऐसे कर लूंगा ताकि अभी की अभी फाइल खत्म हो जाए, बाद में अपन ऐसा कोई फाइल हैंडलिंग के लिए प्रोग्राम नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, समझ, पूरा कवर करा दूंगा, है ना। तो ये चीज हो जाएगी। इसके बाद इसको डायरेक्ट अपन फिर ये क्लास जो ऑब्जेक्ट बताइए ना मैंने, इसके बाद इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना बताइए कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ऐसा है, वो वाली चीजों पे फिर बात करेंगे अपन। इसको सर CSV भी कवर करा दूं? हाँ, CSV बता दो, है ना। चलो ठीक है फिर, है ना। ओके, चलो बाय। और भाई हैप्पी धनतेरस। हाँ सर, हैप्पी धनतेरस। हाँ चलो, हाँ ओके।